जब भी एक प्राइम मिनिस्टर परफॉर्म करने लगता है और वो मकबूलियत पे होता है, उसकी कबूलियत, उसकी मकबूलियत उसके गले का फंदा बन जाती है। Ruling Pakistan People's Party, the PPP, and its allies scooped 4/5 of the 200 seats at stake. It was the first parliamentary election under civilian rule in the whole of Pakistan's 30-year history. जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक बहुत ज़्यादा कैरिज़मेटिक पर्सनैलिटी थी। उनकी पॉलिटिक्स के अंदर हमें पॉपुलिज्म का टच बहुत ज़्यादा नज़र आता है। मेहनत करोगे, लड़ोगे, करोगे और जबरदस्त करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। बज़ाहिर उनको नज़र आ रहा था कि जी हालात तो मेरे हक़ में हैं और इसलिए उन्होंने इलेक्शन भी जल्दी करवाने का ऐलान कर दिया। इस मकसद के लिए आर्मी चीफ की तैनाती बड़ी अहम थी। एक गैर मुतवक्को डिसीजन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लिया, वो उन्होंने जनरल ज़िया-उल हक़ को आर्मी चीफ अपॉइंट किया। एक तो जो लिस्ट थी उसके मुताबिक वो जूनियर तरीन कैंडिडेट्स में थे। ये कोर कमांडर मुल्तान थे और ये बहुत ज़्यादा आजिज़ी, इनकसारी और वाबस्तगी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मुज़ाहरा करते थे। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्तान आए तो उन्होंने कहा कि आज उनके एजाज़ में एक ज़ियाफ़त है, तो यूनिट के जितने भी अफसरान हैं वो अफसरान विद फैमिलीज़ के साथ आएंगे। तो इस पे एक यंग आर्मी ऑफिसर जो मेजर थे उन्होंने कहा व्हाट आवर फैमिलीज़ हैव टू डू विद प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो उस पर जनरल ज़िया-उल हक़ ने बड़ी शदीद बरहमी का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि ये मुल्क इसलिए तरक्की नहीं कर सका कि यहाँ पे इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नहीं है, दो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में 77 के इलेक्शंस में जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत पॉपुलर थे और आसानी से उन्होंने इंतखाबात जीत जाने थे। उस वक्त तमाम अपोजिशन पार्टियां मिल के चौधरी ज़हूर इलाही मरहूम के घर में इकट्ठे हुए। वहाँ सब ने फैसला किया कि मिल के इलेक्शन लड़ना चाहिए, अकेले अकेले अब हर एक के बस की बात नहीं है। इसमें 9 जमातें जो हैं वो इकट्ठी हुई, 9 सितारों का नाम भी दिया गया। परचम जो बना उस पे 9 सितारे थे। उनके अंदर जो एक गैर जमहूरी रवैये थे उसमें एक ये कि सूबाई हुकूमतों को बरतरफ करना, बलूचिस्तान में ऑपरेशन करना। उस ऑपरेशन के नतीजे में वो जमातें जो कौम परस्त थीं वो और मजहबी जमातें इकट्ठी हो गई। इस किस्म का इतना वाइड स्प्रेड किस्म का एक इलेक्टोरल अलायंस बनना उन्होंने प्रॉबेबली ये फोर्सी नहीं किया था। कुछ हद तक भुट्टो साहब वाज टेकन बाय सरप्राइज बिकॉज उस वक्त तक भुट्टो साहब समझ रहे थे और सही समझ रहे थे कि जो पार्लियामेंट में ऑपोजिशन है वो बिल्कुल यूनाइटेड नहीं थी। और बाद में एयर मार्शल असगर खान ने अपनी किताब वगैरह में भी लिखा कि हमने ये जो सरप्राइज़ दिया था लेकिन हमने उससे पहले, यानी उनका भी एक तरह का 1 पॉइंट एजेंडा था, हम एग्री कर गए थे कि हमने भुट्टो साहब को चैलेंज करना है। आपने देखा कि इस मुल्क में जब भी कोई अलायंस बनाया जाता है, यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट बनाती है, कोई भी आज तक मुझे कोई अलायंस बताएं जो बगैर एस्टेब्लिशमेंट के बना, कोई नहीं। 1 पॉइंट एजेंडा पे पाकिस्तान नेशनल अलायंस बनी थी। टू सम इट अप वो ये थी बेसिकली कि रिमूव भुट्टो। जब इंडस्ट्री को, उनकी छोटी छोटी मिलों को, उनके आटे की चक्कियों तक को नेशनलाइज कर दिया गया तो उनमें भी एक बड़ा शदीद रद्द अमल था। जब भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ भी तहरीक चलती है तो बिग बिजनेस कैपिटलिस्ट जो हैं दे आर वेरी हैप्पी कि इस मूवमेंट को, PNA की मूवमेंट को स्पॉन्सर भी कर सकें, क्योंकि दे वर एट द लूजिंग एंड ऑफ दीज रिफॉर्म्स ऑल्सो।
कंपैरेटिवली एट अ सोशल लेवल 1970s एक बहुत ओपन पीरियड था, लेकिन अगेन इसका मतलब है कि इससे एलियनेट कौन होंगे, कंजर्वेटिव सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एलियनेट होंगे। और ये हमेशा ज़रूरी नहीं कि ये कोई नज़रियाती जंग होगी, ऑफ कोर्स उसके पीछे मटेरियल इंटरेस्ट भी हैं, उसके पीछे पावर के इंटरेस्ट भी हैं, मगर हम देखते हैं कि वो जो दीनी जमातें हैं वो रिलीजियस इश्यूज़ को बिल्कुल उसी सेंटर के अंदर भी लेके आ गए। जिस तरह हम आजकल बात करते हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड या नॉट सो लेवल प्लेइंग फील्ड है लीड अप टू दी इलेक्शंस, जिसको फिर हम कहते हैं कि दिस टेंट अमाउंट्स टू प्री पोल रिगिंग, उस किस्म की एलिगेशंस पीएनए ने तो बहुत लगाई, लेकिन उनमें शायद कुछ हकीकत भी एग्जिस्ट करती थी। ऑपोजिशन के बहुत से कैंडिडेट्स थे जिनके पेपर्स फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस जो हैं रिजेक्ट हुए, उन्होंने उसके ऊपर अपील्स भी की, कुछ फैसले ओवरटर्न भी हुए। 10-15 सीटों पर उन्होंने अपने मुखालिफ उम्मीदवार जो थे उनके कागजात नामजदगी ही जमा नहीं होने दिए। भुट्टो साहब और उनके जो मेजर जो लोग थे सीनियर, वो चाहते थे कि हम बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएँ। सिंध में लाड़काना में जहाँ से वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इलेक्शन लड़ना था, उन्होंने कागज़ात नामज़दगी जमा कराए और उनके मुखालिफ जो कैंडिडेट थे जमात इस्लामी के जान मोहम्मद अब्बासी, उन्हें मुबैना तौर पे अगवा कर लिया गया और वो बिला मुकाबला इलेक्ट हो गए। अब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पॉपुलर हैं और लाड़काना पीपल्स पार्टी का गढ़ है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स लिए गए उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर खालिद खरल, जो बाद में पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, उनका भी उसमें रोल था। तो उससे एक बैड ओमन क्रिएट हुआ और आगे चल के, क्योंकि वो कन्विंस थे भुट्टो साहब के 2/3 अक्सरियत लेनी है बाय हुक एंड क्रुक, तो कुछ जो कॉन्स्टिट्यूंसीज 30 to 40 थी उनके अंदर रिगिंग की इस्लाहत मौसूल हुई इतलात। अपोजिशन में फिर बहुत ज़्यादा ये पैदा हुआ कि ये तो इलेक्शन नहीं है, ये तो सिलेक्शन है। रिज़ल्ट आया तो 155 सीटें जो थीं वो आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और 36 सीटें जो हैं वो थी अपोजिशन की। ये तो सारे कह रहे थे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर कि भुट्टो साहब मकबूल हैं, पीपल्स पार्टी जीत जाएगी, लेकिन जितनी तादाद में उनकी सीटें आईं उसके ऊपर लोगों को एतराज़ात हुए और अपोजिशन जमातों ने उन नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। 3 दिन का वक्फा होता था कि जी, या शायद ज़्यादा का, कि कौमी में और सूबाई में, तो उसमें फिर अपोजिशन ने फ़ैसला किया कि हम सूबाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। फिर यूँ हुआ कि शायद 465 सूबाई की टोटल सीटें थी, जिनमें 433 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीत लीं। तो इलेक्शन क्या रह गया? तो ये एक ऐसा था कि जिसके खिलाफ फिर एक मूवमेंट उठी। अब यहाँ एक पॉलिटिकल डेडलॉक शुरू होता है गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान, और उसके अंदर भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये और पीपल्स पार्टी ने जो एरोगेंस ऑफ पावर होती है एक्सेप्ट करने से इनकार किया इस बेसिक इशू को कि जनाब धांधली हुई। If we had done rigging in cities like Lahore and Lalpur and Multan and Sahiwal, which are very conscious cities, and our people are very excitable people, you've seen them in processions and things like that, people would have been on the streets. फिर लोग गिरफ्तारियां हुई हमारी, मतलब उठा उठा के ट्रकों में फेंका गया, लेकिन लोग चल पड़े। फिर उसके बाद माल रोड पे फिर लड़ाई झगड़े, फिर आंसू गैस, लाठी चार्ज, ये एक पूरी हिस्ट्री है। इस पूरी हिस्ट्री में फिर ये तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा, ये एक बहुत ही कोई स्ट्रेटिजिक किस्म की ऑब्वियसली मूव थी कि वो रिलीजन को दोबारा बीच में ले आए। वो मूवमेंट जो कि एक्चुअली इस बारे में है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ है, उसको आप निज़ाम मुस्तफ़ा का नाम दे दें, उसके अंदर आप इस्लाम को सेंटर के ऊपर ले आएँ। इनको अपीज़ करने के लिए, इनको टोन डाउन करने के लिए भुट्टो साहब ने ऑलिव ब्रांचेस देने की कोशिश की। शराब पर पाबंदी लगा दी, जुमे की छुट्टी का ऐलान कर दिया कि शायद चूँकि तहरीक का नाम भी निज़ाम मुस्तफ़ा था कि शायद इससे
वो चीज़ें जो हैं वो कोई हो जाएं, ठीक है। लेकिन इट वाज टू लिटिल टू लेट। ऐसे में एक हुकूमत जो सिविल हुकूमत होती है वो तलब करती है फ़ौज की मदद। तो जब वो मदद तलब करते हैं तो उस वक्त एक आर्मी के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, अगर हमने ये पॉलिटिकल क्राइसिस रिज़ॉल्व करना है, अगर हमने ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो क्यों ना हम अनाने इक़्तिदार संभाल लें। और क्योंकि उन्होंने मैन्युफैक्चर किया होता है तो उस वक्त वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को फेल कर दिया जाता है। लेकिन जब स्ट्रीट पे प्रेशर बढ़ा, एहतजाज में शिद्दत आई और एक सियासी बहरान ने जन्म लिया, तो ये तस्लीम किया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जानिब से कि 30 सीटों के ऊपर धांधली हुई है और इनके ऊपर हुकूमत अपोजिशन से मुज़ाकरात करेगी। तो मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ, तो इनका एक वफ़द सेलेक्टिव वज़ीर आज़म हाउस में मुज़ाकरात शुरू। ये जो मुज़ाकरात हुए इसके 12 अदवार हुए हैं। अब रोज़ाना ये तफसीलात उस वक्त के जो DGISI थे, जो बाद में गवर्नर पंजाब बने ग़ुलाम जिलानी, और एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक शेख साहब थे अकरम शेख, और तीसरे जो FSF के मसूद महमूद, और चौथे शख्स जनरल ज़िया-उल हक थे। उनको साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी पॉलिटिकल टीम से दूर हो गए, और ये जो एहलकार थे जो मुख्तलिफ़ ब्यूरोक्रेटिक मनसब्स पे फाइल थे और जो खुफिया एजेंसियों के, इनके साथ उनकी मुशावरत ज़्यादा हो गई। तो मुज़ाकरात के अंदर ये जब कंसेंसस के करीब पहुँचे, उन 20-30 हलकों को आइडेंटिफाई किया गया और एक मुआहदे के करीब पहुँच गए। ये तय हो गया कि इलेक्शन नया करवाया जाएगा, ये तय हो गया कि इलेक्शन कमीशन क्या होगा। बहुत सारी वो चीज़ें कि जो अपोजिशन चाह रही थी इस दौरान इंटरम इंतज़ाम होगा, ये सारी चीज़ें वो हो गई। और अगली सुबह मुआहदा होना था हुकूमत और अपोजिशन के बीच। तो ये बात है 4 जुलाई 1977 की। तो उसी 4 जुलाई की रात को मार्शल लॉ लग गया। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है, कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं, सूबाई गवर्नर और वज़ीर हटा दिए गए। और 5 जुलाई की अर्ली मॉर्निंग थी जब साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उस वक्त के वज़ीर आज़म, अपने बेडरूम में थे और उनके दरवाज़े पे नॉक हुई, और जब दरवाज़ा खोला और एक मेजर ने उन्हें वो ऑर्डर दिखाए, अरेस्ट किया। तो फिर उस वक्त उन्होंने फ़ोन जो उनके पास ग्रीन लाइन थी उसका इस्तेमाल किया, तो उन्हें पता चला कि वो लाइन उनके लिए अब दस्तयाब नहीं। जनरल ज़िया-उल हक ने जब मार्शल लॉ का नफाज किया तो उन्होंने इसको नाम दिया ऑपरेशन फेयर प्ले। फेयर प्ले क्या है कि मैं तो एक पॉलिटिकल क्राइसिस डेडलॉक को रिज़ॉल्व करने आया हूँ और मेरा मकसद इक़्तिदार नहीं है, और फ़ौज का है 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएगी। We are totally committed to revive the democratic procedures in this country, and the first basic step is the elections. वो बाद में पाकिस्तान की तारीख में 90 दिन एक मजाक बन गया। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनके बहुत सारे कैबिनेट मेंबर जो थे उनको मरी रेस्ट हाउस ले जाए, और मरी रेस्ट हाउस में फिर ज़िया-उल हक उनके साथ मुलाकातें भी करते थे, बाकायदा तस्वीरें भी रिलीज़ होती थी, ताकि ये तासर दिया जाए कि भुट्टो साहब तो वज़ीर आज़म हैं और अगले इलेक्शन होने तक हम यहाँ आए हैं और उसके बाद फिर फैसला होगा। तो 90 दिन करते करते फिर खुद से एक डिबेट शुरू कर दी जाती है कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब। तो अपोजिशन जमातों के साथ राब्ते भी थे, उन्होंने वेलकम किया उसे। इस दौरान ये आवाज़ शुरू हो गई कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब, ये आवाज़ नहीं होनी चाहिए थी। और इस दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकदमा कत्ल वो शुरू हो गया, ट्रायल, और उस तरफ कौम को लगा दिया गया कि वो एक मर्डर ट्रायल का सामना कर रहे हैं। तो इस सारे अमल को जो दूसरी जमातें थीं या तो खामोश थीं
और या वेलकम कर रही थी। रिपोर्टें भी आ रही थी कि अपोजिशन जो हुकूमत का हिस्सा बन गई है, जो पहले रही सही का सर उनकी मकबूलियत की और मज़ीद कम हो गई, और जो हमदर्दी का वोट बैंक है वो पीपल्स पार्टी के साथ आ रहा है। तो उस पर जनरल ज़ियाउल हक ने इन्हीं मालूमात के नतीजे में कहा कि मुस्बत नताइज आने तक हम इंतखाबात का इनेकाद नहीं कर सकते। Totally, we are all endeavoring to create an atmosphere where we could hold free and fair elections. And more than that, to see that the results of the elections are positive. इस दौरान एक वाक़या ये हुआ गैर मामूली कि लाहौर हाई कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़मानत मंजूर कर ली मुकदमा कत्ल। अब उन्होंने अपनी मकबूलियत को टेस्ट करने के लिए और ये फ़ैसला किया कि वो लाहौर से कराची बज़रिया रेल कार ट्रेन जाएंगे, और उनका ये अवामी राब्ता मुहिम भी होगी। अब वो लाहौर से जब कराची ट्रेन में बैठे हैं तो लाखों की तादाद में लोग हर रेलवे स्टेशन पे उमड़ आए, उनकी कमीज़ फट गई और घड़ी छिन गई। लेकिन वो कराची जब पहुँचे हैं 2-3 दिनों बाद, और फिर वहाँ उन्होंने सतर क्लिफ्टन में जो खिताब किया वो उनका आखिरी खिताब साबित हुआ। तो रजीम को पता चल गया, मिलिट्री रजीम को, कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ज़मानत पे भी नहीं छोड़ा जा सकता। तो चंद दिनों बाद वहीं से अरेस्ट हुए, और उसके बाद फिर वो ज़िंदा हालत में सतर क्लिफ्टन नहीं पहुँच सके। हश्र बबा है घर घर में दाऊं घुटता है गुंबद बेदर में, एक शख्स के हाथों मुद्दत से रुसवा है वतन दुनिया भर में। जुल्मत को जिया सर सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना क्या लिखना।